हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका नाम है बेलमेंट। और ये मेरे हिसाब से तो सबसे इजी है समझना, क्योंकि जो बेलमेंट के जो रिलेशनशिप है वो अभी आप देखोगे इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से डेली लाइफ में हम हर दिन उसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है आपके लिए समझना। इंडेमनिटी और गारंटी की तरह ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आपने ऐसा कभी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं किया है। बेलमेंट के रिलेशनशिप्स हम हर दिन अपनी लाइफ में किसी ना किसी के साथ में फॉर्म करते रहते हैं। तो ये जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज का फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बेलमेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है बेलमेंट, ये आता है फ्रेंच से। फ्रेंच वर्ड बेलियर, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी, मतलब एक सामान दूसरे को देना फिर वापस लेना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस फॉर्म होते हैं। तो इसका लीगल मीनिंग क्या निकलता है बेलमेंट का मीनिंग निकलता है हैंडिंग ओवर या चेंज ऑफ पोजेशन। किसी को कोई सामान दे देना, ठीक है। मतलब एक सामान एक पर्सन के पास से दूसरे के पर्सन के पास जाना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज ऑफ पोजेशन हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पोजेशन चेंज हो रहा है, ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है। पोजेशन चेंज होने का मतलब सामान का ओनर जो है वो वही रहेगा, लेकिन सामान अभी किसी और के पास था, थोड़े देर बाद किसी और के पास है, हो सकता है फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ओनर के पास आ जाए। तो हैंडलिंग ऑफ द थिंग सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ओनर जो पर्सन है वही पर्सन ओनर रहेगा। सामान जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में जा रहा है, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप होगा या बिल्ड होगा उसको हम लोग बेलमेंट कह रहे हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये दिया हुआ कहां पर है, सेक्शन 148 जो है वो बताता है कि बेलमेंट क्या है। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सामान देता है किसी काम के लिए। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान दे रहा है, मेरा सामान है, तुम रखो। और क्यों रखो, किसी ना किसी काम की वजह से, या तो ये काम करके इस पे लौटाना, या तुमको अभी मेरे सामान की जरूरत है तो इसको यूज कर लो, और उसके बाद तुम्हारा पर्पस अचीव होने के बाद इसे मुझे वापस लौटा देना। इस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को हम बेलमेंट कह रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करिए तो ऐसे रिलेशनशिप हम कहाँ फॉर्म करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। आपने अपने क्लास में बैठकर या कहीं पर भी आपके फ्रेंड ने आपसे आपका नोटबुक मांगा, पेन मांगा, कोई बुक मांगा, आपने उसको दे दिया कि हाँ ठीक है तुम पढ़ के मुझे वापस कर देना, पेन ले लो लिख कर मुझे वापस कर देना। तो ये जो एक सिंपल सा एक्सचेंज हो रहा है पेन का, जहां पर ओनरशिप नहीं चेंज हो रहा है, ओनर आप ही रहोगे उस पेन के, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को उसको यूज करने के लिए दिया। आपके फ्रेंड की क्या ड्यूटी होगी, उसको यूज करेगा, उसका काम हो जाएगा, आप उससे वापस ले लोगे। ये है बेलमेंट, इसी को हम बेलमेंट कह रहे हैं। अब एक और तरीके से बेलमेंट का रिलेशनशिप फॉर्म होता है, कैसे। आप अपने गाड़ी को लेकर मैकेनिक के पास जाते हो बनवाने के लिए, कार हो, बाइक हो, साइकिल भी हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है। या फिर आपका फोन है खराब हो गया, आप उसको लेकर सर्विस सेंटर पे जाते हो। वहां क्या करते हो, सर्विस सेंटर वाला आपका फोन आपसे ले लेता है, उसके बाद उसको ठीक करता है, जो भी उसमें प्रॉब्लम हो उसको ठीक करता है, ठीक करने के बाद फिर वो आपको दे देता है। ये भी क्या है, ये भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर एसेंशियली सिर्फ ये हो रहा है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपना सामान दिया, किसी पर्पस के लिए, हेल्प करने के लिए दिया, किसी काम को करने के लिए दिया, और वो पर्पस कंप्लीट हो जाने के बाद उस सामान को वापस ले लिया। इसको हम बेलमेंट कह रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी हम वीडियो में प्रोग्रेस करेंगे आप देखोगे कि बेलमेंट में जितने भी लीगैलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है, जो जो भी सेक्शंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो सब आपको ऐसा लगेगा कि कॉमन सेंस पे बेस्ड है, कि उस सिचुएशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं भी लिखा होता तो ह्यूमन बींग्स वैसे ही बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है।
तो जो पर्सन अपने सामान को दे रहा है वो बेलर होगा, जो सामान ले रहा है वो बेली होगा। तो जब ये बॉय बुक दे रहा है तो ये बेलर है, ये गर्ल जब बुक ले रही है तो ये बेली है। ठीक है, बेलर बेली का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके सेक्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर हम सेक्शन 148 को सिंप्लीफाई करें तो सेक्शन 148 से हम बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स को डिराइव कर सकते हैं। क्या क्या एलिमेंट है? कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट है, मतलब बेलमेंट क्या है? एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, गारंटी में, इंडेमनिटी में, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो कुछ भी, तो वहां पर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली अप्लाई होता है। वो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब उसमें हम देखेंगे कि वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट क्या है बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट से? तो इसका जो यूनिक फीचर है वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दोनों हो सकता है। अब ये जो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है ये आपको डिटेल में, मतलब इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको मिलेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है डिलीवरी, जहां पर डिलीवरी की जो लीगैलिटीज है वो आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर मैं बस छोटे में बता देती हूँ आपको कि डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है। एक्चुअल तो आपने अपना सामान दूसरे को दे दिया, बुक देना था, बुक आपने हैंड ओवर कर दिया, पेन दे दिया, जो भी सामान आप उठाकर दे सकते हो दूसरे को। ठीक है, वो हो गया एक्चुअल डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है सामान जहां है वो वहीं पर है, लेकिन पोजेशन चेंज हो गया। पोजेशन कैसे चेंज हो रहा है? आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, हम लोग कार का एग्जांपल लेते हैं। कार आपने शोरूम में खरीदा, ठीक है, आपने पैसे पेमेंट कर दिए, डॉक्यूमेंट जो है, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, वो आपके नाम पर बनाया जा चुका है। अब क्या होता है, कार पे नंबर प्लेट लगाना है, आरटीओ से नंबर लेना है, ठीक है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जो बाकी सारे एक्सेसरीज लगवाने हैं कार में, उसके लिए कार आपका जो है वो शोरूम के पास ही रहेगा। अभी तक आपने शोरूम से कार लिया नहीं है, ठीक है, कार जो है वो शोरूम में ही है, लेकिन ओनर कौन है? शोरूम वाला आप कार का ओनर नहीं है, ओनर आप बन चुके हो। तो ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सामान ओनर आप बन गए, मतलब सामान आपको मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो है कहाँ? वो शोरूम में ही है। और अब आपके और शोरूम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा वो बेलमेंट का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आपने अपनी गाड़ी को शोरूम वाले के पास छोड़ा है ताकि जो भी उसमें नेसेसरी एक्सेसरीज लगाना है, सीट कवर हो, लाइट्स हो, जो भी हो, वो लगवाना है, साथ में नंबर प्लेट लगाना है। ये सारा काम होने के बाद आपकी गाड़ी सही कंडीशन में आपको वापस मिल जानी चाहिए। तो ये है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सामान जहाँ का था वो वही है, उसको उठाकर या उसका जो एक्चुअल पोजेशन है, एक्चुअल उसका, उसको क्या कह लें, प्लेस कह लें, वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पोजेशन अभी किसी और का है। ठीक है, ओनर आप हो गए कार के, तो पोजेशन भी आपका ही हो गया, लेकिन अभी तक आपने उस कार को शोरूम को दिया हुआ है सारे नेसेसरी थिंग्स को लगाने के लिए, पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिलीवरी, तो डू नॉट वरी, सेल ऑफ गुड्स पर जब हम लोग आएंगे तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग अलग से डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस आपको दिमाग में ये रखना है कि डिलीवरी से जो आप समझते हो सामान किसी को दे देना, वही डिलीवरी। ठीक है, एक्चुअल मतलब फिजिकली सामान उठाकर दे देना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब इन लॉ पोजेशन चेंज हो गया, लेकिन सामान अभी तक वहीं का वहीं रखा हुआ है। सामान का जगह चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इन लॉ उसका पोजेशन चेंज हो चुका है। पर्पस ऑफ बेलमेंट क्या है? पर्पस ऑफ बेलमेंट क्या है? पर्पस ऑफ बेलमेंट यही है कि किसी ना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम बेली को सामान देते हैं, बेलर बेली को सामान देता है। यही मैंने आपको बताया। पोजेशन चेंज होता है, ओनरशिप नहीं चेंज होता है। कार आपका ही है, लेकिन शोरूम के पास रखा हुआ है। बुक आपका ही है, लेकिन आपका फ्रेंड उसको यूज कर रहा है। पेन आपका ही है, आपका फ्रेंड उससे लिख रहा है। या एकदम जरूरी नहीं है कि दो पर्सन्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हो। बैंक में अगर कोई कभी गया होगा तो जनरली बैंक में पेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और जनरली लोग पेन लेकर नहीं आते हैं बैंक में। अब आपके पास पेन है, आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो, किसी ने देखा और आपसे पूछा कि कैन आई बोरो योर पेन, 2 मिनट के लिए मुझे पेन दे दीजिए। ऑब्वियसली आप अपना पेन दे दोगे उसको। ये क्या है? यहाँ पर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत बार 1000 बार हम लोग बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ बेलमेंट को याद रखने के लिए आपको इन पिक्चर्स को ध्यान रखना होगा। पहले जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो देख लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वो है ग्रैटिट्यूड्स और नॉन ग्रैटिट्यूड्स बेलमेंट। ग्रैटिट्यूड्स क्या है? ग्रैटिट्यूड्स का मतलब है किसी को हेल्प करने के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए आपने अपना सब कोई सामान दिया, वो है ग्रैटिट्यूड्स बेलमेंट। तो यहाँ आप देखो, पेन देकर हेल्प किया जा रहा है, ये हो गया ग्रैटिट्यूड्स बेलमेंट। और ग्रैटिट्यूड्स बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है। जब आपने कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ा होगा और अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गो बैक एंड रीड इट। कंसिडरेशन में जो एक्सेप्शंस है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद वैलिड होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल है ग्रैटिट्यूड्स बेलमेंट का। ठीक है? ग्रैटिट्यूड्स बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं होता है। जब आप अपने फ्रेंड को पेन हेल्प करने के लिए दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उससे कोई पैसे नहीं ले रहे हो। ठीक है? आपने सिर्फ हेल्प करने के लिए किसी को पेन दिया और फिर आपने वापस ले लिया। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पेन के बदले तो आपने कुछ नहीं लिया, तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है कि उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट जो है वो कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है। यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी ऐसे बेलमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके, अब हम आते हैं नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट पे। नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट का मतलब है यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। टेलर के पास आप कपड़े लेकर जाते हो सिलवाने के लिए। ठीक है, आपको एक शर्ट सिलवाना है। आपने क्लॉथ का पीस दिया, 2 मीटर का होगा, 2.5 मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा, जैसा भी हो। ठीक है, आपने उस कपड़े का पीस दिया, टेलर उसे शर्ट बनाकर आपको देगा। लेकिन शर्ट बनने के बदले में आप टेलर को क्या करोगे? पैसे पे करोगे। वो पैसा क्या है? वो मनी क्या है? वो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हुआ नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट। अब यहाँ पर ये बेलमेंट का रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि आपका जो पीस ऑफ क्लॉथ था, जो 2 मीटर का कपड़ा था, वो अब टेलर के पास है। तो ये रिलेशनशिप हो गया बेलर बेली का, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उसकी ड्यूटी है बीइंग अ बेली। टेलर जो है वो बेली हो गया, आपका सामान उसने रखा है। अब बेली की क्या ड्यूटी है? आप अपना सामान उसको क्यों दिया है? शर्ट बनाने के लिए दिया है। शर्ट बनने के बाद वो शर्ट को सही सलामत आपको वापस लौटा दे। लेकिन कब वापस लौटाएगा? जब आप उसके पैसे दे दोगे। ठीक है, तो ये है नॉन ग्रैटिट्यूड पेमेंट। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ग्रैटिट्यूड बेलमेंट, नॉन ग्रैटिट्यूड बेलमेंट, ये आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाया है। आप पिक्चर्स से इसको याद रख सकते हो कि दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल है, दोनों दो तरह के बेलमेंट्स हैं। अब हम आते हैं जनरलाइज, अगर हम अलग अलग कैटेगरीज में बेलमेंट को बांटे, तो फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, बेलर के फायदे के लिए, फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली, जहाँ पे सिर्फ बेली का फायदा हो। जैसे आपने जब पेन दिया अपने फ्रेंड को, तो पेन देने में आपका तो कोई फायदा नहीं है, फ्रेंड का फायदा है कि उसके समय पर पेन मिल गया, वहां पे बेली का फायदा है। जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट है, बेलर का भी फायदा है, बेली का भी फायदा है। ये टेलर वाला एग्जाम्पल, आपका क्या फायदा है? आपको कपड़े सिलकर मिल रहे हैं। टेलर का क्या फायदा है? उसको अपने काम के लिए पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग बेलमेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो दो टाइप्स के बेलमेंट है, वो ग्रैटिट्यूडस और नॉन ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट है। अब बेलर की क्या ड्यूटीज है जब वो अपना सामान बेली को दे रहा है? बेलर की क्या ड्यूटीज है? सेक्शन 150 बताता है बेलर की क्या क्या ड्यूटीज है। तो ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट के केस में अलग है, नॉन ग्रैटिट्यूडस के बेलमेंट के केस में अलग है। पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, सेक्शन 150। बेलर का सबसे जो कॉमन ड्यूटी होगा, आप खुद से भी अगर सोचो, तो वो क्या होना चाहिए? आप अगर पेन अपने फ्रेंड को लिखने के लिए दे रहे हो, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पेन के बारे में क्या बताना होगा? पेन से अगर इंक लीक होता है, जो कि आपके फ्रेंड के शर्ट को, बैग को खराब कर सकता है, वो आपको बताना चाहिए। फ्रेंड में सॉरी पेन में जो रिफिल है वो बहुत कम बचा हुआ है, ये आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि अगर तुम पेन से एग्जाम लिखना चाहते हो तो शायद ये पूरे एग्जाम तक ना चल पाए। ठीक है,
तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, गुड्स जो दिया जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्क्लोज करना ये ड्यूटी है बेलर की। ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के केस में देखते हैं हम लोग, A lends a horse which he knows to be vicious to B. He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to damage that B sustained. A ने अपना घोड़ा दिया B को, और जो घोड़ा था वो बहुत विशियस, मतलब बहुत बदमाश, बहुत हाइपर एक्टिव है, दूसरे को राइड करने नहीं देता है। अब बी जब उस पर बैठने की कोशिश कर रहा था तो वो घोड़ा उसको गिरा देता है और बी को इंजुरीज हो जाती है। अब इस इंजुरीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब ए ने अपना घोड़ा बी को दिया था तो उसको बताना चाहिए था कि घोड़े का जो नेचर है वो बहुत जेंटल और सॉफ्ट नहीं है, हर किसी को अपने ऊपर वो बैठने और राइड करने नहीं देता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रही थी। अगर आप अपना बाइक किसी को देते हो, अपने फ्रेंड को देते हो चलाने के लिए, और आपके बाइक का ब्रेक फेल है या उसमें पेट्रोल नहीं है, ठीक है, या कोई और वायरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आपका फ्रेंड कोई इंजरी सस्टेन करता है और आपने ये सारे जो भी फॉल्ट्स थे वो बताए नहीं अपने फ्रेंड को, तो उस जो भी इंजरी आपको फ्रेंड को हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, बीइंग द बेलर। नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में क्या होता है? नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ। अब यहां पर पैसे के साथ में बात हो रही है। दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजुरी। यहां पर भी सेम ड्यूटी है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्क्लोज करना है। बेली को सामान देने के पहले उसको बताना है कि इस जो सामान तुम लेकर जा रहे हो उसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तुम प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। लेकिन अगर बेलर ने नहीं बताया और बेली को उसकी वजह से इंजुरीज होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के ही एग्जाम्पल को अगर ले तो आप देखोगे जनरली जब आप बाइक्स हायर पे लेते हो, कार हायर पे लेते हो, अब उसमें कोई मेजर डिफेक्ट है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, या लॉन्ग जर्नी पे आपका फ्रेंड जा रहा है, वहां पर कोई सॉरी, आपने जो रेंट पे लिया है कार या बाइक, उससे आप एक लॉन्ग जर्नी करने वाले हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो जिस शॉप से आपने उसको रेंट पे लिया है उस गाड़ी को, उस शॉप ओनर की ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फॉल्ट्स है और उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और वो अगर नहीं बताता और फिर आप कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो शॉप ओनर है वो होगा। यहाँ पर ये हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नी एंड सन्स एक एग्जाम्पल है इसका, नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में बेलर की क्या ड्यूटी होती है इसका। तो सिर्फ आपको नाम याद रखना काफी है और ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो ड्यूटी है बेलर का वो है ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 158। अब ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के केस में क्या है? बेलर शैल रिपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। बेलमेंट के लिए, ठीक है, बेलमेंट में जो सामान दिया गया उस पे बेली को कुछ खर्च करना पड़ा, तो वो खर्च की जिम्मेदारी किसकी है? बेलर की है। लेकिन वो कैसा खर्च होना चाहिए? पर्पस ऑफ द बेलमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे कि आप आपने अपने फ्रेंड को बुक दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए बुक दिया, और उसके पेजेस कुछ ऑलरेडी लूज थे, जो उसका बाइंडिंग था वो ऑलरेडी लूज था। अब जब आपका फ्रेंड बुक को लेकर जाता है तो सारे पेजेस अलग अलग हो जाते हैं। अब उसको क्या करवाना पड़ेगा? उस बुक को फिर से बाइंड करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो खुद बैठ के एक एक पेज को चिपकाएगा ताकि बुक उसके पढ़ने लायक हो सके। तो अब इस पूरे प्रोसेस में, बाइंडिंग के प्रोसेस में या बुक को चिपकाने के प्रोसेस में, जो भी खर्च आया आपके फ्रेंड को, वो खर्च कौन बेयर करेगा? वो आप बेयर करोगे, बीइंग द बेलर। यही कह रहा है सेक्शन 158। नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के केस में क्या होगा? बेलर इज लायबल टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि आप जो काम करवाने के लिए आपने दिया है बेलमेंट, उसके लिए तो आप पैसे पे कर रहे हो। अब आपने जो काम करवाने के लिए नहीं दिया है उसमें भी अगर कुछ खर्च आ जाए तो वो भी बेलर ही बेयर करेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। A hired a taxi from B for the purpose of going to Gurgaon from Noida. During the journey, a major defect occurred in the engine. A had to pay this much as repair charges. These are extraordinary expenses. Let's say आप कैब लेते हो, ठीक है,
गुड़गांव से नोएडा जाने के लिए, किसी भी प्लेस पे ट्रैवल करने के लिए आप कैब लेते हो। अब कैब में अचानक से कुछ गड़बड़ी आ जाती है और ऑब्वियसली ड्राइवर के पास उतने पैसे नहीं है, उसका जो एक्सपेंसेस है वो आपको देना पड़ता है कैब को ठीक करवाने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि आपने जो कैब बुक किया, तो कैब का जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आप जा रहे हो, उसका जो फेयर होगा, जो भाड़ा होगा, वो तो आप पे कर ही रहे हो ऑलरेडी। लेकिन कैब खराब हो गया, ये तो आपकी ड्यूटी नहीं थी। लेकिन आप बेली हो, कैब अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप बेली हो, ठीक है? कैब ओनर जो है या जो कैब की कंपनी है, वो बेलर है। तो उस सिचुएशन में यू बीइंग द बेली, कैब को ठीक करवाने का, उस गाड़ी को ठीक करवाने का एक्सपेंसेस आपने उठाया। तो अब जो कंपनी है वो एक्सपेंसेस वो आपको वापस करेगी, गाड़ी को ठीक करवाने का एक्सपेंसेस आपको वापस करेगी, ठीक है? तो ये है, दो ड्यूटीज हो गए। एक तो जो भी मेजर डिफॉल्ट्स है गुड्स के अंदर, उसको डिस्क्लोज करना, ये बेलर की ड्यूटी है। दूसरा, कोई एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर हो रहा है बेलमेंट के प्रोसेस में, जो बेली खर्च उठा रहा है, तो वो एक्सपेंसेस भी बेलर पे करेगा। नेक्स्ट है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन क्या है? इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी पढ़ा है आपने, लॉस की भरपाई करना, ये इंडेमनिफिकेशन है। तो बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट द बेली फॉर लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड where he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry period of the bailment. इसका क्या मतलब है कि बेलर को, ठीक है, बेली को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन किस सिचुएशन में? जब बेलर ने बेलमेंट जो है वो टाइम के पहले खत्म कर दिया। एग्जाम्पल सुन लीजिए, ध्यान में रख लीजिए एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है? लेट्स से आपका नेबर आपसे आपकी बाइक लेकर जाता है, ठीक है? 2 दिनों के लिए उसने आपसे बाइक मांगा है कि 2 दिन के लिए आप अपनी बाइक मेरे घर पे रहने दो, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में मैं बाइक यूज करूंगा। अब 1 दिन के लिए तो आपने उसको बाइक दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन का हुआ था, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 2 दिनों का था, आपने उसको 1 दिन तो उसके घर पे रहने दिया। दूसरे दिन आपको बाइक की जरूरत पड़ जाती है। आप उसको कहते हो कि अब मैं तुम्हें बाइक तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब उसकी वजह से जो नेबर था, उसको किसी से बाइक रेंट पर लेकर आना होता है, ठीक है? तो ये जो 1 दिन का जो रेंट लगेगा बाइक का, वो आपको बेयर करना होगा। ये प्री मेच्योर टर्मिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट आपने 2 दिनों के लिए बनाया था, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया और बाइक आप पहले वापस लेकर आ गए। तो ये प्री मेच्योर टर्मिनेशन की वजह से जो नुकसान बेली को होगा, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? बेलर करेगा। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेली। बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द बेली? 164, इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉस, ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल एंड ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स। इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉस कैसे करना है ये तो अभी आपने देख लिया पिछले सेक्शंस में। डिफेक्टिव टाइटल मतलब, डिफेक्टिव टाइटल का मतलब है, लेट्स से आपने जो पेन दिया अपने फ्रेंड को एग्जाम लिखने के लिए, वो पेन एक्चुअली में आपका नहीं था, आपने भी किसी और से लिया था, ठीक है? आपने किसी और से लिया था और उसके परमिशन के बिना वो पेन आपने अपने फ्रेंड को दे दिया एग्जाम लिखने के लिए। अब आपके फ्रेंड को ये लगता है कि वो आपके पेन से लिख रहा है, लेकिन एक्चुअल जिस पर्सन का वो पेन था, वो देखता है एग्जाम टाइम पे कि उसके पेन से कोई और पर्सन लिख रहा है। उसने पेन आपको यूज करने के लिए दिया था, आपने किसी और को दे दिया। तो इस डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर आपके फ्रेंड और वो पेन के रियल ओनर के बीच में कुछ झगड़ा होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? दिस इज डिफेक्टिव टाइटल। ये सेम सिचुएशन बाइक के केस में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाइक का ओनरशिप आपका नहीं था, आपने किसी और की बाइक अपने नेबर को दे दी हेल्प करने के लिए, और वो पर्सन रास्ते में देखता है कि उसकी बाइक कोई और चला रहा है, उसे उसको लगता है कि उसकी बाइक चोरी हो गई, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में डिफेक्टिव टाइटल की वजह से जो आपके नेबर को परेशानी उठाना पड़ेगा, लेट्स से वो जो ओनर था बाइक का, वो आपके नेबर को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, वहां पर पुलिस को कुछ पैसे देने पड़ते हैं सेटलमेंट करने के लिए। तो ये सब डिफेक्टिव टाइटल की वजह से जो भी लॉसेस होगा बेली को, वो सब बेलर उठाएगा। इसके बाद आता है ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स। ड्यूटी टू रिसीव द गुड्स क्या है?
काम जब हो गया, बेलमेंट का पर्पस कंप्लीट हो गया, तो गुड्स को वापस लेना, ये भी बेलर की ड्यूटी है। ओके, क्योंकि आगे आप देखोगे कि बेलर जो है, सॉरी बेली जो है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद। बाइक आपने 2 दिनों के लिए दिया था और तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन भी आप अपना बाइक वापस नहीं लेने आते हो या वापस नहीं मांगते हो, तो वैसे सिचुएशन में बाइक को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, लॉसेस होता है, तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। या फिर बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, आपने लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे, ठीक है, लॉन्ड्री वाले ने 1 वीक बाद का डेट दिया था कि 1 वीक बाद आकर आप अपने गुड्स को रिसीव कर सकते हो। आप 1 महीने तक, 2 महीने तक उसके पास कपड़े वापस लेने नहीं गए और कपड़ों को चूहा काट देता है, ठीक है। तो उस लॉस के लिए, जो आपके कपड़े को जो लॉस हुआ, उसके लिए लॉन्ड्री ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, तो ये है ड्यूटी टू रिसीव द गुड। बेली की जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वो है रीजनेबल केयर लेना गुड्स का। रीजनेबल केयर मतलब जैसा वो अपने सामान का केयर करेगा, वैसा ही केयर उसको बेलर के भी सामान का करना है। मतलब आपने बुक अगर दिया अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए, तो आपके फ्रेंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुक को उसी अच्छे कंडीशन में आपको वापस करे। ऐसा नहीं कि वो बुक को फाड़ दे, कवर हटा दे, या उसका ऐसा कंडीशन कर दे कि आप उसको पढ़ नहीं सकते हो अब दोबारा, ठीक है। तो रीजनेबल केयर लेना गुड्स की, जिस कंडीशन में गुड्स को दिया गया था, गुड्स उसी कंडीशन में वापस बेलर को मिलना चाहिए बेलमेंट खत्म होने के बाद। और गुड्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई लॉस होता है, गुड्स में कोई डैमेजेस होता है बिकॉज ऑफ द बेली, ठीक है, बेली की वजह से कुछ उसमें नुकसान होता है, तो वो नुकसान कौन उठाता है? वो बेली उठाता है, उसके लिए बेलर लायबल नहीं होगा। अब सेक्शन 152 इस ड्यूटी का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? क्योंकि 152 ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ केयर तो ठीक है, केयर लेना है, लेकिन अगर प्रॉपर केयर लिया गया है, उसके बाद भी गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तब उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे कि बेली के गोडाउन में कॉटन रखा हुआ था, ठीक है, कॉटन बॉल्स, रुई, और बेली ने प्रॉपर केयर लिया था, उसके साथ में बेली का भी बहुत सारा कॉटन्स था और भी बहुत लोग के कॉटन्स थे, ठीक है। तो सबको उसने अच्छे से प्रॉपर गोडाउन में अच्छे से स्टोर किया था। अब किसी तरीके से गोडाउन की वॉल में लीकेज हो जाता है और धीरे धीरे वहां से पानी गिरता है, और पानी गिरते गिरते पूरे जो कॉटन्स हैं वो भीग जाते हैं, भीग कर खराब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, बेली ने प्रॉपर स्टेप्स लिया था, ठीक है। स्टेप्स लेने के बाद भी कुछ ऐसा डैमेजेस हो गया जिसकी वजह से, जिससे बेली को भी नहीं पता था, बेली भी प्रोटेक्शन नहीं ले सकता था, तो वैसे केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन यही, अगर बेली को पहले से पता था कि उसके गोडाउन में लीकेज का प्रॉब्लम है और उसने फिर भी कॉटन्स को वहां पर रखा बिना लीकेज को ठीक करवाने का कोई स्टेप लिए हुए, तो वहां पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डैमेज या लॉस की बेली की होगी। इसके बाद एक और जो यूज है और बेली के ड्यूटी का, वो है 153 और 154 में। यहां पर क्या है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। इनकंसिस्टेंट यूज का क्या मतलब है? जिस पर्पस के लिए गुड्स को दिया गया था बेलमेंट में, उसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए गुड्स को यूज किया जाना चाहिए और किसी पर्पस में यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को पेन दिया था एग्जाम लिखने के लिए, एक एग्जाम लिखने की बात हुई थी, आपने एक एग्जाम लिखने के लिए दिया था। आपका फ्रेंड क्या करता है, उस पेन को 10 दिनों तक रखता है, सारे एग्जाम्स उसी से लिखता है, अपना नया पेन नहीं खरीदता है, नया पेन लेकर भी नहीं आता है। तो ये क्या है? दिस इज अगेंस्ट सेक्शन 153 एंड 154। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो लॉस होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपके पेन का रिफिल खत्म हो गया, लेट्स से उसने पूरा एग्जाम लिखा, पूरा का पूरा एग्जाम लिखा, रिफिल खत्म करके उसने आपको पेन दिया। एक एग्जाम लिखता तो रिफिल खत्म नहीं होता, लेकिन उसने पूरे एग्जाम्स को लिखा, रिफिल खत्म हो गया, और उसने कैप को भी तोड़ दिया, पेन की कैप को तोड़ दिया। तो यहाँ पर उस लॉस का कॉम्पेंसेशन कौन देगा? जो आपका फ्रेंड है वो देगा। अब या तो वो आपको नया रिफिल, नया पेन खरीद कर देगा, या फिर उस पेन को अगर ठीक करवाया जा सकता है तो उसको ठीक करा कर देगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन। वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ टर्म्स नॉट फॉलोड। एक और ऑप्शन है बेलर के पास कि अगर बेली ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए बेलमेंट नहीं किया गया था,
तो बेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। लेट्स अज्यूम आपने अपने लॉन्ड्री वाले को ब्लेजर दिया था धोने के लिए, ठीक है? उसकी धुलाई करने को आपने दिया था और आप क्या देखते हो कि वो लॉन्ड्री वाला उस ब्लेजर को पहनकर घूम रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये बेलमेंट के टर्म्स से अलग है। आपने किस पर्पस के लिए बेलमेंट किया था? उसको धोने के लिए। और बेली क्या कर रहा है उसके साथ? उसको खुद यूज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप वॉइड कर सकते हो और बिना पैसे दिए आप अपने ब्लेजर को लेकर आ सकते हो। एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। ए लेंड्स टू बी हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। बी क्या करता है? वो हॉर्स दे देता है सी को। तो ए क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, ठीक है? तो ए के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब बेलर के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या फिर उसको वॉइड करना चाहता है। वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये भी आपको शुरुआत वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस हैं वहां पर मिलेंगे। बेली की क्या क्या ड्यूटीज है? अभी तक हमने बेलर्स की ड्यूटीज को देखा है। अब बेली की क्या क्या ड्यूटीज है? तो पहले ही जो ड्यूटी है बेली की वो है नॉट टू मिक्स द गुड्स, ठीक है? अब मिक्सिंग गुड्स क्या है? जैसा एग्जांपल में आप देख रहे हो, आपने दिया था गेहूं आटा पिसवाने के लिए और दुकान वाला क्या करता है? आटा चक्की वाला उसको चावल के साथ में मिला कर रख देता है, ठीक है? तो आटा चक्की वाला बेली है क्योंकि आपने उसको आटा दिया है पीसने के लिए, सॉरी गेहूं दिया है पीसने के लिए। तो ये करना अलाउड नहीं है। अब ये कब कब करना अलाउड नहीं है और कब करना अलाउड है? कंसेंट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? कब कंसेंट की जरूरत पड़ेगी और मिक्सिंग करने से क्या होगा? कंसेंशुअल मिक्सिंग मतलब कंसेंट लेके। व्हेन द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स एंड विद द बेलर्स कंसेंट, ठीक है? तो जो भी गुड्स बेलमेंट में दिया है बेलर ने और वहां पर बेली ने पहले पूछ लिया था, परमिशन ले लिया था कि इसको मैं अपने सामान के साथ मिलाकर रख दूंगा। बेलर ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? बोथ पार्टीज हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन रिजल्टिंग मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होगा, आपने गेहूं दिया आटा चक्की वाले को, उसने कहा कि मुझे और 10 किलो गेहूं पीसना है, तो आपका 5 किलो मैं इसी के साथ में मिलाकर पीस देता हूँ। आपने कहा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप कितना आटा लेकर जाओगे? आपने 5 किलो गेहूं दिया था तो आप 5 किलो ही लेकर जाओगे। 10 किलो उसका था तो वो दुकान वाला वो 10 किलो वो रखेगा, ठीक है? तो इसको कह रहे हैं हम कंसेंशुअल मिक्सिंग। कंसेंट लेकर सामान को मिलाना और फिर उसका डिवीजन कैसे होगा? जिसने जितना दिया था उसके हिसाब से। अब जब बेलर ने कंसेंट नहीं दिया था, सेक्शन 156, जब बेलर ने मिक्स करने का कंसेंट नहीं दिया था, तब भी अगर बेली गुड्स को मिक्स कर देता है और उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको आटा के केस बताया। अब जब आटा पिस चुका है तो आपके गेहूं से कौन सा आटा निकला है और दुकान वाले के गेहूं से कौन सा आटा निकला, उसको तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तब क्या होगा? The property in the goods remains with the parties respectively. However, the bailee is obligated to bear the expenses of separation and any damage resulting in the mixture. अब यहाँ पर क्या होगा? आप 5 kg के ओनर हो और 10 kg का ओनर दुकान वाला है। अब आप ये कहते हो कि मेरा जो गेहूं था वो ज्यादा अच्छे क्वालिटी का था और आप मुझे जो आटा दे रहे हो ये वैसे क्वालिटी का नहीं, ठीक है? तो लेट्स से आपने जो गेहूं दिया था पीसने को वो 50 रुपीज kg था। ये सब सिर्फ एग्जाम्पल है आपको याद रखने के लिए। 50 रुपीज kg था और उसने आपने 20 रुपीज वाले गेहूं के साथ में मिलाकर पीस दिया, ठीक है? अब आपको जो आटा मिल रहा है वो तो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। तो आप उसके साथ में क्या सेटलमेंट करोगे? नॉर्मल भी अगर हम लोग बात करें, इस सेक्शन को छोड़ भी दें, तो आप दुकान वाले के साथ में क्या सेटलमेंट करोगे कि दूसरा गेहूं लेकर आओ और इसको पीस कर मुझे दो, ठीक है? तो क्यों आपको रिजल्ट डैमेज क्या हो रहा है कि आपको अच्छे क्वालिटी का आटा नहीं मिल रहा है। तो अच्छे क्वालिटी का आटा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की है, ठीक है? तो सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 17 आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब इसके बाद है सेक्शन 157, इरिवर्सिबल मिक्सिंग। In case the bailee mixes the goods of the baler with his own बिना consent के, making it impossible to separate the bailed goods, the baler is entitled to compensation from the bailee for the loss incurred due to irreversible mixture. ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो completely उसमें फिट बैठता है, ठीक है? अब या तो
आप वो आटा लेकर जाने को तैयार हो, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 30 रुपीज़ का, वो आपको दुकान वाला वापस कर दे, और नहीं तो आपको फ्रेश आटा पीस कर वो दे। ठीक है? ये सेक्शन 157 कह रहा है। और 156 ये कह रहा था कि सामान को अगर अलग-अलग किया जा सकता है, तो अलग करने का जो कॉस्ट आएगा, वो भी बेली बेयर करेगा। वो बेलर बेयर नहीं करेगा, क्योंकि बेली ने बेलर से बिना परमिशन लिए दोनों के सामान को मिला दिया। ठीक है? तो अगर सामान अलग-अलग किया जा सकता है, तो अलग-अलग करके और अलग-अलग करने का जो प्राइस है, वो सब बेली पे करेगा। और नहीं किया जा सकता है, तब क्या होगा? तब 157 अप्लाई होगा, जो मैंने आपको आटे के केस में बताया। अब बेली की एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है टू रिटर्न द गुड्स। अब जैसे हमने बेलर का ड्यूटी देखा था कि उसको जहाँ पर सामान डिलीवर नहीं किए जाने का क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे लॉन्ड्री के केस में, तो वहाँ जाकर अपना सामान टाइम पर वापस ले लेना है। और जहाँ पर सामान को वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की है, वहाँ पर बेली को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, ड्यूटी को निभाते हुए उसको टाइम पर रिटर्न करना है। Bailey must return or deliver the goods without demand as soon as the agreed time for bailment expires. जैसे लॉन्ड्री की केस में सबसे पहले लॉन्ड्री वाले की ड्यूटी है कि वो टाइम होने पर, जो उसने 1 वीक का टाइम दिया था, उस दिन अगर आप सामान लेने नहीं आते हो, या फिर वो आपको पहले इन्फॉर्म करे कि सामान आपका जो काम था वो पूरा हो गया, आप उसको लेकर जाओ। ठीक है? तो वहां पर बेली का ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर बेलर का ड्यूटी शुरू हो जाएगा कि वो अपने सामान को वापस लेकर जाए। और सेम एग्जांपल मैकेनिक के केस में, कार मैकेनिक के केस में, कार ठीक हो गया तो वो इन्फॉर्म कर दे कि आपकी गाड़ी ठीक हो गई, आप इसको वापस लेकर जाइए। टेलर के केस में, ऐसे किसी भी केस में, ठीक है? या फिर जो बुक्स और पेन्स की हमने बात की थी, फ्रेंड को आपने हेल्प करने के लिए दिया, नेबर को हेल्प करने के लिए दिया, तो उसकी क्या ड्यूटी है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है बेलमेंट का, जैसे आपके फ्रेंड ने एग्जाम लिखने के लिए सिर्फ पेन लिया था, एग्जाम ओवर होने के बाद उसकी क्या ड्यूटी है कि वो पेन आपको रिटर्न कर दे। अब अगर बेली डिफ़ॉल्ट करता है, रिटर्न नहीं करता है, बेलमेंट का जब टाइम खत्म हो रहा है, उस टाइम पे रिटर्न नहीं करता है, तो क्या होगा? बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन टू द गुड्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है? तो उसके बाद गुड्स में अगर कोई प्रॉब्लम आना शुरू होता है, किसी भी तरह से डैमेजेस होता है गुड्स को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेली होगा। लॉन्ड्री वाले के साथ आपका जिस दिन बेलमेंट खत्म हो रहा था, जिस दिन उसे सामान रिटर्न करना था, उसने उस दिन पर नहीं किया। आप डिलीवरी लेने जाते हो, उसने कहा अभी काम नहीं हुआ है, तो वहां पर उस दिन के बाद से उस सामान के प्रोटेक्शन की ड्यूटी किसकी है? बेली की है। ठीक है? उसके बाद है रिटर्न एंड अक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। गुड्स से कुछ बेनिफिट अगर जमा होता है बेलमेंट के दौरान, तो उसको रिटर्न करना भी बेली की ड्यूटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ, इसका मतलब एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। ए लीव्स अ काउ इन कस्टडी ऑफ बी। ठीक है? ए ने अपनी गाय को बी के पास वो छोड़ के गया। द काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ, और उसी दौरान जितने दिन बी रखता है काउ को, काउ का एक बच्चा जन्म लेता है। तो अब बी का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, बेलमेंट खत्म होगा, उस समय बी की क्या ड्यूटी है? बी बीइंग द बेली, उसको काऊ के साथ-साथ उस बच्चे को भी वापस करना पड़ेगा ए को। ऐसा नहीं है कि वो काऊ को वापस कर देगा और बच्चे को अपने पास रख लेगा। ठीक है? तो बेलमेंट के दौरान कोई भी जो गुड्स बेल्ड है, उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट अगर हो रहा है, कुछ उसमें नया एडिशन हो रहा है, तो उस एडिशन के साथ में गुड्स जो बेल किया गया था, उसको लौटाना है। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। एडवर्स टाइटल का मतलब है कि जब सामान बेलर लेने आए, तो बेली ये नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा है, ये तुम्हारा सामान कहाँ है, ये तो मेरा सामान है। या फिर ये कहे कि नहीं, ये तो तुम्हारा सामान नहीं है, ये इस थर्ड पर्सन का सामान है। ऐसा बेली नहीं कर सकता है। बेली को हमेशा बेलर के ओनरशिप के टाइटल को रिकॉग्नाइज करना होगा, और टाइम आने पर सामान को रिटर्न करना होगा। तो ये ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।